जब पैसे जमा हो जाते हैं तो एक जहन होता है कि यार कोई प्लॉट ले लें, गोल्ड ले लें, तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ ले लें, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं आते। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो दुनिया भर में भी नंबर 1 है। एक आम आदमी होता है, लेट से उसके पास थोड़े से पैसे जमा हुए हैं। थोड़े से कितने? 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। डॉलर की बात हो रही है? अमाउंट जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पीकेआर में बात हो रही है। स्टॉक मार्केट में ना आप 5,000 से भी अकाउंट खोल सकते हैं। आपको लगता है बिटकॉइन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या मतलब है सतोशी नाकामोटो पैसे निकाल ले सारे? देखें, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो उसका कोड है जिस पे पूरा बिटकॉइन चल रहा है वो है कुछ। स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, अगर ये थोड़ा सा मुकाबला कराऊं तो ये ज़रा कंपैरिजन करें आप ज़रा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि वो भी वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्रेडिट स्विस एक मशहूर बैंक है दुनिया का, उसने ना 100 साल की रिसर्च की कि 100 साल में कौन सी चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। उसमें नंबर 1 आई स्टॉक मार्केट। किसी के पास ब्लैक पैसा है, वो लगाने का सोच रहा है, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज सोर्स पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया क्या? अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर है ना, रिटेल इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, तो फिर वो आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर वो आपसे सैलरी स्लिप या जो भी आपकी सोर्स है वो पूछेंगे। अवामी एक तासुर है, ताकि ये ज़रा क्लियर करें, एक सट्टा है भाई, स्टॉक एक्सचेंज सट्टा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है। इसके हवाले से ये वाला तासुर क्या है, आप कैसे देखते हैं? कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना विदाउट नोइंग कि वो क्या है, किसी के कहने पे ले लेना। आपके किसी दोस्त ने कहा कि यार मैंने एक शेयर लिया था, मुझे उसमें बड़ा प्रॉफिट हो गया, तुम भी ले लो। अब उसकी प्राइस बदल गई है, तो कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट सिग्नल्स पे चलना, सिग्नल्स पे चलना, खुद रिसर्च नहीं करना, इसको कहेंगे सट्टेबाजी। स्कैम क्या क्या है, किस किस चीज़ों से बचना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना? फौजी फर्टिलाइजर या मिजान बैंक? मिजान बैंक। मिजान बैंक या साजगार? साजगार या होंडा एटलास? टोयोटा। टोयोटा या नेशनल फूड? टोयोटा। टोयोटा या एंग्रो फूड? टोयोटा। टोयोटा या लकी सिमेंट? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। पैसों की होगी बारिश, परेशान ना हो मेरी जान। आ गए हैं पॉडकास्ट में वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिर भाई, आपके शेर ने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। इमोशनल कर दिया? असल में जब जर्नी स्टार्ट की थी ना 5-6 साल पहले वॉरेन बफेट को देखते देखते, तो आज कोई इस तरह की जैसे आपने बात की है तो थोड़े से ना पुराने साल याद आ गए। मैं समझता हूँ वॉरेन बफेट तो एक बुढ़ा आदमी है, आप इतने हैंडसम और इतने जवान हैं, और आपको तो पाकिस्तान का शाहरुख खान बोला जाए तो वो सही है। वॉरेन बफेट से कहाँ पे इतनी इंस्पिरेशन हो गई, या क्या ऐसा उससे ले लिया कि वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जर्नी स्टार्ट की यूनिवर्सिटी के बाद, इन्वेस्टिंग की, उसमें काफ़ी लोगों को पढ़ा, दूसरे इन्वेस्टर्स को भी पढ़ा। इवन ये अमेरिका के ना कुछ स्टेट बैंक के गवर्नर होते थे मशहूर, जिस टाइम पे वहाँ पे ज़रा हालात ख़राब हो गए तो एक बंदा आया, उसने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, उसने भी फिर अपनी किताबें लिखी, लोगों को समझाया कि कैसे करते हैं चीज़ें। तो इस तरह की सारी किताबें पढ़ी, लेकिन एक बंदा था जिसका रिकॉर्ड जो था ना वो 50 साल से लंबा भी था, सबसे अच्छा भी था, और वो जिस तरीके से चीज़ें समझाता था ना, मतलब उनकी यूट्यूब पे ना पुरानी AGMs पड़ी हुई हैं उनकी कंपनी की, उसमें लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, लाइफ के बारे में। तो उन्होंने ना सिखा दिया कि स्टॉक मार्केट के थ्रू लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होता है। मतलब आम लोग बताते हैं स्टॉक मार्केट ये होती है वो होती है, लेकिन उन्होंने बता दिया जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो ना और आप इन्वेस्टमेंट करते हो, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। होल्डिंग पावर होनी चाहिए। उन्होंने बता दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कल खबर आई बढ़ जाएगी, कल खबर आई नीचे चली जाएगी। इसका मतलब है आपने उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन है ना, उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, ये पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग इस सेंस में होने वाली है कि इस पे हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ज़रा बात करेंगे, क्योंकि भाई की उस पे माशाल्लाह बड़ी उबूर है और बड़े चैम्पियन है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अच्छा देखिए, एक सबसे पहले सवाल करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपना विज़न बताएं, ताकि लोगों को थोड़ा पता चल जाए। अच्छा, हम लोगों की जर्नी, मेरी पर्सनल जर्नी ना, आप जनाब अब्दुल रहमान है भाई का नाम, और मैं नाम बता दिया, अब आप शुरू करें। अब्दुल रहमान नजम मेरा नाम है। और जर्नी स्टार्ट हुई इन्वेस्टमेंट की 2015 में। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से BSc इकोनॉमिक्स करके जब पाकिस्तान वापस आए तो इन्वेस्टिंग का बहुत शौक था। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा सीखा था कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं, मुल्क किस तरीके से चलते हैं, तो सबसे बिजनेस फैमिली से ताल्लुक भी था। सही तो है। ये जो पैसे कैसे बनाने हैं, ज़्यादा पैसे कैसे बनते हैं, ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत घर में भी देखी हुई थी। तो उधर भी लोगों को देखा, थोड़ा थोड़ा वो लोग इन्वेस्ट करते होते थे स्टॉक मार्केट में। फिर आके जर्नी स्टार्ट हुई, डिफरेंट चीज़ें देखी, रियल एस्टेट को भी देखा, स्टॉक मार्केट को भी देखा, और उसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता रहा था ना, वॉरेन बफेट की AGMs देखने शुरू हो गई। एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक दफ़ा मीटिंग होती है, पूरे स्टेडियम में 40,000 बंदा आता है और उसमें लोगों को सवाल करते हैं।
तो उसके थ्रू समझ आया कि दुनिया भर में कोई भी मुल्क होगा ना, उसमें जो स्टॉक मार्केट होगी उधर के सबसे बड़े बिजनेस वहाँ पे मौजूद होंगे। अगर आप वहाँ पे शेयर्स उसके ख़रीद लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट और उनके जो ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। तो उन AGM से ये समझ आ गया कि दुनिया भर में जो बेस्ट एसेट क्लास होती है ना, जहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए, हर किसी को अपनी रिटायरमेंट का जो फंड है जो थोड़े थोड़े हर महीने आप सेव करते हैं, उसको स्टॉक मार्केट में लगाना है। लेकिन भजन बात एक ये है, लोगों का पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब पैसे जमा हो जाते हैं तो एक जहन होता है कि यार कोई प्लॉट ले लें, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड ले लें, और प्लॉट हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई गाड़ियाँ छाड़ियाँ ले लेते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं आते। आप क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल है? क्योंकि प्लॉट्स डबल हो जाते हैं, गाड़ियों के भी रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ तवज्जो नहीं है, क्या है भाई? चले मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की भी एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो दुनिया भर में भी नंबर 1 है। पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। एक आम आदमी होता है, लेट से उसके पास थोड़े से पैसे जमा हुए हैं, अब उसके पास ना 5 ऑप्शन है पाकिस्तान। कितने? थोड़े से कितने? 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। डॉलर की बात हो रही है? अमाउंट जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। PKR में बात हो रही है? स्टॉक मार्केट में ना आप 5,000 से भी अकाउंट खोल सकते हैं। वाह। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का है, एक हमारे पास ऑप्शन है हम बैंक में पैसे रख देते हैं या नेशनल सेविंग में जमा करा देते हैं, एक है गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, फिर तीसरा है कि कोई प्लॉट ले लिया। सही है, इन सारों का देखते हैं कि किसने जो है ना ज़्यादा पैसे कमा के दिया इन्वेस्टर को, और 2-3 साल कभी नहीं देखें। लोग ये गलती करते हैं, देखते हैं अपने दोस्तों में पिछले 2 साल में ये बढ़ गया, इसमें मैं चला जाता हूँ। हमेशा जब एक अच्छा इन्वेस्टर होता है ना, वो देखता है 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसमें जो असल अर्निंग पावर होती है ना एसेट की, वो नजर आती है। हाँ, लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप हर महीने तो नहीं बदल सकते ना, और 2 साल बाद तो नहीं बदल सकते। तो 1 जनवरी 1999 से शुरू करते हैं। ठीक है, आप सोचें आपके पास 1 लाख रुपए थे। 1 लाख थे? हाँ, आपने अगर 99 में 1 लाख? 99 में समझे 1 लाख करोड़ आ जाती थी भाई उस जमाने में। हाँ, चले अभी देखते हैं आप कितनी करोड़ आएंगी। तो आपने अगर वो बैंक में रख दिए होते सेविंग अकाउंट में, आज ना वो थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते आज 12 लाख रुपए हो जाते तकरीबन। जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके ना आज 12 लाख हो जाते। अगर आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया होता, ठीक है, गोल्ड भी महंगा हो गया, 7 रुपए की वैल्यू है वो भी कम हो गई, आज हो जाते 55 लाख। ठीक है, अगर लाख रुपए का गोल्ड लिया तो ये हो जाते आज 55 लाख रुपए। इसी तरीके से आपने डॉलर ले लिया होता, डॉलर भी बड़े लोगों को पसंद है कि डॉलर लेके रखते हैं, डॉलर ने तो ऊपर ही जाना है, तो वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, वो तो 50 रुपए का होता था, आज 285 का है, वो सिर्फ 5.5 लाख रुपए होते। ठीक है, 5.5 लाख का प्रॉफिट देता। हाँ, 5.5 लाख टोटल है, 4.5 लाख का प्रॉफिट है। इसी तरीके से आप अपनी मर्जी की सोसाइटी ढूंढ के निकाल लें। वैसे तो रियल एस्टेट में स्कैम भी हो जाते हैं, बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं वो उन्होंने पैसे लिए आज तक घर ही नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन अच्छी सोसाइटियाँ भी ढूंढ के मिल जाता। 99 में तो मिल जाता, 1 लाख रुपए का प्लॉट या घर मिल जाता। नहीं, इसका मकसद ये है कि एक नंबर से सोचें कि वो नंबर मल्टीप्लाई कितना हुआ, तो जो करोड़ रुपए हो जाता। हाँ, मैक्सिमम करोड़ हो जाता। अब स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स था ना, आज जो 1.5 लाख पे पहुँचने वाला है, वो उस वक्त होता था 950 पे। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने स्टॉक एक्सचेंज में लगाए होते, अपनी मर्जी की कंपनी में नहीं, एवरेज कंपनी, 9 करोड़ रुपए होते नहीं, वो आज हो जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, सॉरी, 950 से 1.5 लाख का इंडेक्स हो गया, 150 गुना हो गया। सही है, तो आपका 1 लाख रुपए 1.5 करोड़ हो जाता। और ये आपने हर कंपनी में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैं इसमें कोई नंबर 1 जो कंपनी है ना, अगर उसके निकाल के देखूं, उसमें अगर 1 लाख लगाए होते तो वो 8 करोड़ हो जाते। नहीं करे? हाँ, नंबर 1 कौन सी कंपनी है? नंबर 1 कंपनी जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है वो मारी एनर्जीज। लेकिन हम ऐसी बात करेंगे जो हर कोई कर सकता है। देखिए, अब ये तो फिर अगले 25 साल की टॉप कंपनी कोई और होगी, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि अपनी मर्जी की चीज चूज कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 2 सालों में, वैसे जो मेरे पास फिगर्स हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ की है। 40,000 से लेके 1.5 लाख का इंडेक्स तक गया है, जो कि एक बड़ा फिगर है। मतलब इसमें जूस सारा निकल गया है या गुंजाइश है अभी भी बाकी? नहीं, इसमें जूस भी अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। मैं आपको ये डिटेल में भी समझाता हूँ, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी ना कि ये तो लोग सोचते हैं कि चलो पाकिस्तान में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। फिर लोग कहते हैं जो स्पेशली ओवरसीज होते हैं, सोचते हैं अब हमारे पास ऑप्शन है, हम बाय अर्न करते हैं, हम अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम जो है ना इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उधर भी बहुत बिलियनियर बन रहे हैं पिछले सालों में। अच्छा। तो लोग कहते हैं वहाँ पे बहुत प्रॉफिट है। सेम चीज़ करें जैसे अभी हमने 1 जनवरी 1999 से किया ना। आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो थी ना, उस वक्त उसका इंडेक्स होता था 1200 पे, आज वह है तकरीबन 6,500 पे। इनका एक और इंडेक्स है नैस्डैक 100, जिसमें ये सारी मशहूर कंपनियाँ, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल, सारी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ ऊपर आई हैं ना, वो उसमें, वो उस वक्त होता था 2,500 का, आज है 25,000 का। सही है, यानी कि उसने डॉलर में आपको 10 गुना प्रॉफिट कमा के दिया है पिछले 25-26 सालों में। इसी तरीके से इंडिया की बहुत लोग मिसालें देते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन गया है, वहाँ पता नहीं 100 बिलियनियर बन गए हैं डॉलर्स में। इंडिया का जो निफ्टी 50
सबसे मशहूर उनका इंडेक्स है, वो 800 पे होता था सेम टाइम पे, आज वो 25,000 पे। उसने 30 गुना प्रॉफिट करके दिया है, और उनकी जो करेंसी है पहले 42 की होती थी, अब 84 की हो गई है। तो आधे इसने डॉलर के अंदर 15 गुना प्रॉफिट कमा के दिए। और ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है। पिछले 25 सालों में देखें पॉलिटिक्स में कितने मसले हुए, सही है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी हुआ, गवर्नमेंट भी गई, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। पिछले 25-26 साल आप देखेंगे तो इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत कम ग्रोथ रेट है, लेकिन फिर भी इसने आपको रुपयों में 150 गुना प्रॉफिट दिया है और डॉलर में 25 से 30 गुना प्रॉफिट दिया। अब ये अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, जो दुनिया में जो फ्लैगशिप है इन्वेस्टमेंट की, जिधर हर बंदा इन्वेस्ट करता है, कहता है कि इधर बहुत अच्छा रिटर्न आता है, ये उससे भी ज़्यादा है, ये इंडिया से भी ज़्यादा है। तो इधर लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, ये बात सच है। लेकिन इसके जो प्रॉफिट है पिछले 25-26 सालों के, और 25-26 सालों का जो प्रॉफिट होता है ना, वो मजाक नहीं होता, उसको कोई भी जो है ना ये नहीं कर सकता। अगर आज कोई बंदा कहता है कि 1.5 लाख का इंडेक्स ना मुझे सही नहीं लग रहा, ये जो है ना बस ये जंग हम जीत गए इस वजह से बढ़ गया है, अगर इसको आप 1 लाख पे भी लेंगे ना, फिर भी पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 है प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी में। तो इन्वेस्टर्स के लिए, वो पाकिस्तान में हो या वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छी वेल्थ क्रिएशन जो है ना वो स्टॉक मार्केट करके देगी। अच्छा, इसमें फतवे का क्या इसमें है शरई एतबार से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंटरडे है स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके हवाले से उलमाए कराम क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें डे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, तो सुबह ख़रीदा शाम को बेच दिया, तो इस्लाम में एक चीज़ होती है कि आप वही चीज़ बेच सकते हैं जो कि आपकी मलकियत में हो। सही है। और इसमें जो सेटलमेंट होती है ना वो होती है 2 दिन बाद। तो इस पे बिल्कुल हैं फतवे डे ट्रेडिंग पे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन शरिया कंप्लायंस, हम लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, हम तो बात कर ही नहीं रहे कि सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। हम तो लॉन्ग टर्म में जो बिज़नेस के पार्टनर्स बनना है अच्छे बिजनेसेस के, उसके थ्रू जो वो लोग अपना बिज़नेस बढ़ाएंगे, हमारा भी जो है सरमाया बढ़ जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें तो शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू है ही नहीं। उसके बाद भी हम जैसे पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा लोग जो है, या आई थिंक हमारा अगर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास भी मिला लें तो 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे पास आते हैं। तो हर तरह का हमने जो शरिया कंप्लाइंट टाइप क्वेश्चन होता है ना वो देखा है। तो लोग जो है ना 2-3 तरीक़ों से सोचते हैं। पहले कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं ना बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, वो जो है ना शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। उसके अलावा जो भी कंपनी होगी ना मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूँगा, अगर उसने बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो वो ठीक, मतलब वो दूध की कंपनी है, हाँ वो बस अगर काम उसका ठीक है तो मैं जो है उसमें इन्वेस्ट कर लूँगा। दूसरे फिर एक होती है शरिया कंप्लाइंट लिस्ट, यानी कि जो उलमा कराम के हिसाब से उन्होंने जो कुछ फार्मूलाज बनाए हुए हैं कि इसके हिसाब से अगर कंपनी ठीक है, ये मैट्रिक्स पूरे कर रही है, तो वो शरिया कंप्लाइंट है। तो वो उसकी भी पूरी लिस्ट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक अवामी एक तासुर है, ताकि आप ज़रा क्लियर करें, एक सट्टा है भाई, स्टॉक एक्सचेंज सट्टा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है, इसके हवाले से ये वाला तासुर क्या है, आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं ये शरिया कंप्लाइंट वाली चीज़ एक दो चीज़ें ज़रा ऐड कर लूँ, फिर मैं आपको इसका भी बताता हूँ। अच्छा, फिर लोग जैसे हमने कहा कि कुछ कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट नहीं करना, लोग सोचते हैं अगर मेरी कंपनीज़ लेट से 200 कंपनीज़ की एग्जांपल है, उसमें से अगर मैं 50 में इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो मेरा जो है ना रिटर्न कम आएगा, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप ज़्यादातर जैसे ये मारी एनर्जीज़ की हमने बात की, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और भी बहुत कंपनीज़ हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिया ना पिछले 20-25 सालों में, वो ज़्यादातर शरिया कंप्लाइंट है। और हमारे खुद के भी जितने भी लोग हमारे साथ जो है जुड़े हैं हमारी कंपनी में, हम लोग उनको एडवाइस करते हैं, 50% लोग शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग ही करते हैं। तो बिल्कुल शरीयत पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक एक्सचेंज में कोई इशू नहीं है, बल्कि जो है इसमें एक प्योरीफिकेशन मेथड भी होता है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत शक हो रहा है ना, तो हर कंपनी का एक प्योरीफिकेशन मेथड होता है कि आप कुछ पोर्शन आपका जो डिविडेंड में आएगा ना वो आप डोनेट कर दें, तो आपका वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप जैसे पूछ रहे थे सट्टेबाजी, देखें सट्टेबाजी अगेन क्या है, एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके थ्रू ना आप आएँ और जो उस मुल्क के टॉप बिजनेस ओनर हैं उनके साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, अब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप सुबह ख़रीद लें शाम को बेच दें। लोग इसको यूज़ करते हैं कि कोई ख़बर देखी और अंदाज़ा लगाते हैं कि इस खबर से ये बढ़ जाएगा, मैं ख़रीद लेता हूँ, मैं बेच देता हूँ। लेकिन असल में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड होती है इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप जो है इतनी आसानी से ये चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना विदाउट नोइंग कि वो क्या है, किसी के कहने पे ले लेना, आपके किसी ने दोस्त ने कहा कि यार मैंने एक शेयर लिया था, मुझे उसमें बड़ा प्रॉफिट हो गया, तुम भी ले लो, अब उसकी प्राइस बदल गई है। तो कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट सिग्नल्स पे चलना, हाँ सिग्नल्स पे चलना, खुद रिसर्च नहीं करना, इसको कहेंगे सट्टेबाजी। इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, लेकिन आपने फिर एक बंदा है जो बिजी है, इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, और उसने अपना किसी दोस्त से पूछ लिया यार तेरी पूरी रिसर्च है, तू श्योर है,
उसने कहा मैं श्योर हूँ और ले लिया, तो इसको सट्टेबाजी कैसे कह रहे हैं? नहीं, इसको सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये फिर आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं ना उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको अच्छी एडवाइस देता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है ना, फिर भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको ये बताया कि 1 लाख जो है 1.5 करोड़ हो जाता है होल्डिंग, इसके लिए ज़ीरो रिसर्च थी। हमने सिर्फ जो बस। इंडेक्स की कंपनी थी ना, जैसे एक इंडेक्स में 10-20 कंपनीज हैं, आपने बस उस कंपनीज के शेयर्स ले लिए और लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ होते रहे और आपकी भी साथ साथ ग्रोथ हो गई। अगर आपने इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो फिर जो है आपको रिसर्च करें। लेकिन कुछ कंपनियां बंद भी तो हो जाती हैं भाईजान। ऐसी पास्ट में ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो नोकिया कितना दौर चला था, लेकिन वो आते 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 बिल्कुल ही बंद हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बंद हो गई हैं, जो पीछे अपने टाइम में एक बहुत ट्रेंडिंग थी। तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते ना किसी भी कंपनी के साथ, और वो आगे जाके मौत हो गई है उसकी और आपका भी इंतकाल हो गया है। नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है, दुनिया का एक नेचुरल प्रोसेस है। ये अगर आप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे ना, उसमें से 5-7 होंगी जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी और कुछ जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी। तो ये जो सारे हमने आपको बताया ना इंडेक्स के रिटर्न, इसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। अगर इसमें से आपने जब शुरू किया था 1999 में 4-5 कंपनियाँ अगर बैठ भी गई तो जो बाकी थी उन्होंने इतना ज़्यादा कमाया कि ओवरऑल आपका रिटर्न इतना ज़्यादा हो गया। तो आप पूरे पोर्टफोलियो में एक कंपनी कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, सही है। आप जो है वो सारे उसके साथ चलते हैं परसेंटेजेस के साथ। अगर एक कंपनी करे इन्वेस्ट तो इसका नुकसान क्या है? देखिए, अगर अच्छी जगह, ये एक्सपर्ट्स का काम है, एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक कंपनी अच्छी पता होने के लिए भी तो आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है ना। आप ऐसे ही तो नहीं एक दिन उठे आपको एक कंपनी अच्छी लग रही है, आपने कहा ये नंबर 1 है मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो दुनिया भर में वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि अगर आपने रिसर्च नहीं करनी तो आपने इंडेक्स जो है ना उसके साथ चलना है। और इंडेक्स को कैसे फॉलो करना है, इसका ना यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप साल में 5 मिनट निकाल के सिर्फ इस इंडेक्स को रिटर्न को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कोई कोर्स वगैरह है आपका, क्या है? हम लोग बिल्कुल सिखाते भी हैं सारी चीज़ें। और जो है, किस नाम से यूट्यूब चैनल? हमारा चैनल मेरे नाम से ही, अब्दुल रहमान नजम। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का फोकस होता है कि क्योंकि जैसे हमारा मिशन भी है कि जो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स हैं ना उनको 1 मिलियन पाकिस्तानियों तक पहुँचाना है। हम लोग ये जो सारा सुनते रहते हैं पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर देते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। लोगों के पास नहीं है ना, नोट ही नहीं है भाईजान। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे होते हैं और ये भी एक मिसनोमर होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं पैसे कमाने के लिए। मैं अगर आपसे कहूँ वो सोर्स पूछते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सोर्स पूछते हैं, किसी के पास ब्लैक पैसा है वो लगाने का सोच रहा है, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज सोर्स पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया क्या? अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर है ना, रिटेल इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, तो फिर वो आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे। एक आसान अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस कराया था 2 साल पहले, उसमें अगर आपने 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर वो आपसे सैलरी स्लिप या जो भी आपकी सोर्स है वो पूछेंगे। अच्छा, एक आपने क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि इंडेक्स जो है वो 40,000 से 1.5 लाख पे पहुंच गया। हाँ, तो उसमें भी जूस बाकी है कि नहीं? जूस है नहीं। इसमें आपको याद होगा 2022 में जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ना, तो उन्होंने आके एक दफ़ा टीवी पे कह दिया कि स्टॉक एक्सचेंज में ना 5,000 वाला नोट 500 का मिल रहा है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि बस आप इसमें पैसे लगा दें और ये बढ़ जाएगा। और ये बात सच भी थी। उस टाइम पे चीज़ें इतनी सस्ती थी। आप सोचें यहाँ पे इस एरिया में कोई शॉप है ऐसी, साल का उसका ना 10 लाख का रेंट आता है, उसकी कीमत करोड़ के आसपास होगी, 1.5 करोड़ होगी, तभी उसका 10 लाख रुपए जो है रेंट आता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी जो 10 लाख रुपए कमा रही थी ना एक साल में, उसकी कीमत चल रही थी 25 लाख रुपए 2023 में। इतनी चीज़ें सस्ती हो गई, इतनी अंडर वैल्यूड हो गई थी, लोग जो है ये डिफ़ॉल्ट और सारी चीज़ों में जो है ना उसमें पड़ गए थे और देख नहीं रहे थे कि असल जो है सारी चीज़ें क्या चल रही। तो ये जो लेवल ऑफ अंडर वैल्यूएशन थी ये करेक्ट हुई, जिसने इस इंडेक्स को 1 लाख पे लेके गई और अब 1.5 लाख पे। अब 1.5 लाख पे जो पहले पी रेशो 2.5 का था, यानी कि एक कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही थी वो 250 पे चल रही थी, अब वो 7 पे आ गया। और ये भी बहुत कम होता है, दुनिया में आप देखेंगे तो ये 20 के आसपास होता है। एक कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही होती है उसकी कीमत होती है 2,000 रुपये। और पाकिस्तान के भी आप 20-25 साल अब पिछले देख लेंगे ना, उसमें होता है बूम बस साइकिल। आपने भी सुना होगा, कभी इकॉनमी अच्छी हो जाती है, कभी थोड़ी बुरी हो, बूम बस साइकिल। कभी जो है आपकी इकॉनमी अच्छी जा रही होती है तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसके अंदर 4-5 इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान बूम साइकिल में है या बस साइकिल में। तो आजकल है पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन। बुल रन आया हुआ, बुल रन का जो फ्रेमवर्क होता है ना, उसमें हर साल 30 से 35% जो है वो रिटर्न बनता है। और इन सालों में ना डीवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका भी सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इस टाइम में रुपये की वैल्यू तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से रुपया बिल्कुल स्टेबल है और रिटर्न भी अच्छा है। बेहतर है। डी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, डी वैल्यू बिल्कुल नहीं हुआ
और ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं ना जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होता है इंटरेस्ट रेट। लोग बैंक को देख रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न आ रहा है, कंपनियों में कितना रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड कितना आ रहा है। तो जब बैंक में रिटर्न कम हो जाता है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में नीचे जा रहे हैं। इसके साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन होता है कि हुकूमत के खर्चे जो है वो ज़्यादा हैं या कम है, यानी कि एक ओवरऑल फ्रेमवर्क अच्छा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें स्टॉक मार्केट में, जैसे कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहते हैं विद टाइम। तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑन है, और जब तक ये ऑन रहता है, अभी ऑन है, बिल्कुल ऑन है, बिल्कुल ऑन है। और मतलब इसके जो पैसा लगाएं, हाँ बिल्कुल लोगों को लगाना चाहिए। और इसको ट्रैक करने का जो डिटेल्ड तरीका है ना, उसका भी हम लोगों ने 1 घंटे का लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने जब 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था ना, जब इंडेक्स होता था तकरीबन 70,000 पे, तो उस वक्त भी लोगों का बड़ा ये सवाल आता था कि 40,000 से 70,000 हो गए, अब ये और कैसे बढ़ेगा। तो हमने सबको समझाया कि जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है ना, तो हर साल 30-40% रिटर्न आता है। तो वो रिटर्न भी आया, उसी साल के आखिर में 1 लाख का इंडेक्स भी हुआ। अभी आप देखेंगे पिछले 3-4 महीनों से हम लोग जैसे पॉडकास्ट करते हैं, उसमें भी ना ये जब ये जंग चल रही थी और उससे पहले इंडेक्स जो है ना 1,10,000 के बीच में आके अटक गया था, उधर ही साइडवेज चलता जा रहा था। लोग कह रहे थे शायद बुल मार्केट ख़त्म हो गई। जब भी मैं सबको बोलता था कि 30-40% साल का आना ही आना है, अब वो 2-3 महीने में भी आ सकता है। तो एकदम कैंडल गई, एकदम से वो कैंडल फिर जंग के बाद जैसी हुई हैं, और अब आप देखें आज हम 1.5 लाख पे हैं। उस वक्त मैं सबको कहता था इसी साल में हम लोग 1.5 लाख देखेंगे। तो ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये किसी ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये हिस्ट्री भी आपको बता रही है, इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन है। तो जब तक ये ऑन रहता है, हर साल आप 30 से 35% रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज भी आप मुझसे पूछेंगे ना, अगर अगले जून की बात करें, तो हमारा जो इंडेक्स है ना वो 2 लाख पे होगा, और फिर जो उसका अगला जून होगा, अगर ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है, तो ये इंशाल्लाह 2,75,000 पे होगा। तो बिल्कुल सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, आप खुद ज़ाती तौर पे कब आए स्टॉक की फील्ड में, और क्या आपने सबसे पहले लिए शेयर्स, किस किस चीज़ों के लिए, कितना प्रॉफिट हुआ, अपनी तो ज़रा अचीवमेंट्स ज़रा बताएं कि कितने प्रिविलेज रहे आप इस फील्ड में और क्या क्या बना लिया आपने। अच्छा, मैंने रिसर्च की जर्नी स्टार्ट की थी 2015 में, और फिर 2019 में ज़्यादातर लोग ना पहले इन्वेस्ट कर देते हैं फिर सीखते हैं, लेकिन मेरे घर में भी सब कहते थे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो नुकसान हुआ। एक माइंडसेट पाकिस्तान में यही बना हुआ है कि बाकी स्टॉक एक्सचेंज में जितने पैसे लगाए ना उसका नुकसान हुआ है। तो मैंने सारा सीख के, देख के, बाहर की किताबें भी पढ़ के, उनको यहाँ पे अप्लाई भी करके जो है फिर 2019 में स्टार्ट किया। पहला शेयर जो इन्वेस्ट किया था, उस वक्त भी मुझे याद है कि पहले ना मुझे पूरा समझाना पड़ा जाके, अपने अब्बू को मैंने पूरा बताया ये कंपनी है, ये काम करती है, इसका जो प्लांट है ना वो असल में इतने का आता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो है उससे 1/5 कीमत पे मिल रहा है, तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो सीमेंट की कंपनी थी, कोहार्ट सीमेंट उसका नाम था। उस वक्त उसका शेयर होता था 40 रुपये का, और 40 रुपये पर ना उसकी वैल्यू बनती थी 8 अरब रुपये, और जो उसके पास प्लांट था वो जितने का अगर आप खुद लगाए ना तो वो 40 अरब रुपये का लगता है। तो 8 अरब पे वो चीज़ मिल रही थी जो कि असल में 40 अरब रुपये की। तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट की और 1 साल बाद ही उसका शेयर जो है वो 4 गुना बढ़ा। वो सबसे ज़्यादा आपका प्रॉफिट रहा मल्टीपल टाइम्स में बुल रन से पहले। अभी तो ये पिछले 2 साल में तो चीज़ें 5-5 गुना भी हुई हैं, तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उससे पहले जो शुरू के साल थे इस चीज़ ने बड़ी ज़्यादा कन्विक्शन 5x हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज हैं वो आपकी अपनी 10 टाइम्स बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल। हाँ, मारी एनर्जीज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था तो इसका शेयर होता था 1500 पे, और फिर उन्होंने बोनस अनाउंस किया है, यानी कि जिसके पास 1 शेयर थे ना उसके पास 9 आ गए, तो समझे 160 रुपये का होता था तब, और आज जो है वो तकरीबन 650 का है। साथ साथ डिविडेंड भी देती रहती हैं कंपनीज़। फौजी फर्टिलाइज़र एक बड़ी अच्छी कंपनी थी, हम लोगों ने 1 साल पहले जब स्टार्ट किया तो उस वक्त 150 रुपये का होता था, आज जो है ये ऑलमोस्ट 450-500 के बीच में। तो ये सारी कंपनीज़ के पीछे बिज़नेस होता है। अगर आप बिज़नेस को समझ लेंगे ना, कोई चीज़ असल में 1000 रुपये की होगी उसकी कीमत, लेकिन वो कभी कभी 300-400 की भी मिल रही होगी, आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है असल में। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी समझते हैं कि उन्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, देखें लॉन्ग टर्म में हर चीज़ कवर हो जाती है। 25-26 सालों में ना एक मुल्क में अगर हालात अच्छे हैं बुरे हैं, वो साइकिल पूरा कवर हो जाता है। उसमें भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नंबर 1 पे आ रही है, सही है। फिर हमने अभी बुल मार्केट फ्रेमवर्क की बात की, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा जो है रिटर्न एक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं ना, तो पहले उनके माइंड में ये आता होता था, एक रुझान बना हुआ है कि पाकिस्तान में जो पैसे भेज दिए ना वो वापस नहीं आने, बस अब वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, उससे आप प्लॉट ले लो, गाड़ी ले लो, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते बाहर, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े कंट्रोल्स हैं डॉलर बाहर भेजने के। लेकिन आज से 4 साल पहले रज़ा बाकिर गवर्नर होते थे, उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया था।
उसका पहला रूल ही यही था कि जो पाकिस्तान पैसे भेज रहा है वो वापस भी लेके जा सकता है डॉलर में। तो जो लोगों का नंबर 1 इशू था ना वो सॉल्व हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऐसा हो गया, और वो बस यही सोचते हैं कि जैसे एक दफ़ा हमने 99 में पैसे भेजे थे पाकिस्तान और वो फ्रीज़ हो गए थे डॉलर्स, तो वो अभी तक यही सोचते हैं कि पाकिस्तान में पैसे भेज दिए वो वापस नहीं आएंगे। हालांकि रोशन डिजिटल अकाउंट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप वापस डॉलर्स में लेके जा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ना क्या करते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट में 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप हुकूमत को कर्जा दे दें, यानी कि आपने अपने पैसे जो है हुकूमत को कर्जा दे दिया, आपको 13-14% मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है 1 साल पे, जैसे बैंक में पैसे रखने से। कितनी लिमिट है देने की? जितना मर्जी दे सकते हैं आप, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। मतलब जितने भी आप पैसे हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा देंगे उस पर आपको जो है 13 से 14% जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसके अराउंड जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये फिर मुनासिब, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इस पर बिजनेस करेगा। हाँ, वो फिर अपने खर्चों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं। उसका शरिया वर्जन भी होता है। लेकिन अगेन जब आप उसमें जा रहे हैं, अगर आप इस वाले क्योंकि फिक्स रखा हुआ है ना एक अमाउंट, तो इस पे एतराज़ है उलमाए कराम का कि भाई एक फिक्स अमाउंट रखी हुई है कि भाई करोड़ रुपया दिया और उसमें 13% आपको मिलेगा। देखिए बिल्कुल शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, तो इस्लाम में बिजनेस को बहुत प्रमोट किया गया। बिल्कुल प्रमोट ही बिजनेस को किया है, तिजारत तो मतलब उसके हिसाब से तो स्टॉक मार्केट को सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस ही है ना। लोग जो दुनिया भर के बड़े बिजनेस हैं, लोग तो अपना बिजनेस करने जाते हैं या अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, उसमें ना उनको कुछ पता चलता है क्या हो रहा है, तो 2-3 साल बाद पता चलता है कि सारे पैसे जो है ना कहीं चले गए। इधर स्टॉक मार्केट में हर 3 महीने बाद कंपनी जो है आपको बताएगी कि भाई मैंने 3 महीने में ये खर्चे किए हैं, ये मेरा प्रॉफिट आया है और ये रहा आपका हिस्सा। तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी कोई चीज़ नहीं है। और जब एक बिज़नेस बड़ा हो जाता है फिर उसके चांसेस ऑफ फेलियर भी कम हो जाते हैं। तो वैसे तो जैसे होता है कि 10 बिज़नेस नए शुरू होंगे ना तो 8 बंद हो जाएंगे, तो इसमें तो मुश्किल से ओवर 10 साल 100 में से मुश्किल से 8-9 बिज़नेस होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, बाकी सारे जो हैं वो अपने उस पर ग्रो करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आजकल की जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो चाह रही है रातों रात कोई जेफ बेजोस की कोई गीदड़ सिंगी हाथ में आ जाए, बिल गेट्स की कोई बच्ची का रिश्ता हाथ में आ जाए और एकदम अमीर हो जाए हम। और ऐसे मैं लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो बिल्कुल जो ऐप्स खोल के देखते हैं और वो देखते हैं कि हम अमीर हो जाए। तो उनको क्या मशवरा देंगे, क्या है, क्या सिलसिला है, कैसे हो, नोट कैसे आए एक जो यंग जनरेशन है? चलिए इसमें ना मैं आपको जो वॉरेन बफे के 25 साल की बातों का निचोड़ है ना वो बताता हूँ। हाँ ठीक है। आज वॉरेन, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि वॉरेन बफेट बैठा हुआ है। यकीन करें इतनी दफा उसका गायबाना जिक्र हो गया है। ठीक है। देखिए अब आप दुनिया में देखें, इंग्लैंड में बड़ी मशहूर लॉटरी होती है 1 मिलियन पाउंड की। ठीक है। अच्छा। 1 मिलियन पाउंड ना किसी एक बंदा जीत जाता है, लेकिन आप ज़्यादातर लॉटरी विनर्स का जो 10 साल बाद देखेंगे ना, उन्होंने सारे पैसे ज़ाया कर दिए, फिर से कर्जे में डूब गए। लो, यानी कि अगर जैसे आया वैसे ही गया। हाँ, बस जिसको समझ नहीं होती ना उसके पास पैसे आ भी जाएं तो वो उस पर भी उसको जो है ना संभाल नहीं सकता। तो आपने ये स्किल भी सीखनी है पैसे संभालने की, फिर आपके पास पैसे आएंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। सही। दूसरा, फिर जैसे हम आपको बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े पैसे सेव करके भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो वो कुछ अरसे बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। लोगों को ना समझ नहीं आता। आज आप जैसे सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आज भी लोग अगर हर महीने 20,000 रुपये सेव करने लगे। 20,000? हाँ 20,000। ठीक है, सही है। अब मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपका हर व्यूअर कर सकता हो। हाँ तकरीबन इतना तो कर लेगा। हाँ ठीक है, हर महीने आपने 20,000 सेव करने। यस। ठीक है। 1 साल बाद महंगाई होती है, आपकी भी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाँ, वो आपने ना 20,000 को 22,000 कर देना हर महीने 1 साल बाद। मतलब कैसे करना है? 10% बढ़ा देना ना, पैसे बढ़ा देना 10% जो महंगाई होती है ना। तो हर साल के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 20, 40, 60, 80 लाख नहीं, पहले साल में आपने 2,40,000 निकल आएंगे। हाँ। जो सेव की नहीं, आपने पहले साल में हर महीने 20,000 लगाने हैं हर महीने। ठीक है। दूसरे साल में 22,000 कर देना है, तीसरे साल में उसको 25,000 कर देना है, 10% बढ़ा दिए। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप ये 25 साल तक करते रहेंगे तो एंड में अगर आप स्टॉक मार्केट में लाएंगे कितने पैसे हो जाएंगे? तो अगर वही 2-2.5 साल बाद इंतकाल हो गया किसी का, तो वो जो बाकी के पैसे वो क्या करेंगे? वो भी उसकी फैमिली एंजॉय करेगी। हाँ। लेकिन अगर आप पहले मुझे बताएं कि आप ये जो 20,000 सेव कर रहे थे, ये 25 साल बाद इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? यार ये 25 साल बाद अमाउंट हो जाएगी भाईजान। अगर साल में 2.5 लाख रुपए भी बन रहे हैं तो 2.5 मतलब है, आप इसको करें कैलकुलेट, 2.5 लाख को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 70 लाख रुपए बन जाते हैं। कितने? 70 लाख रुपए बन जाते हैं। 70 लाख रुपए 25 साल बाद 70 लाख रुपए के तो 1 दर्जन अंडे आएंगे। नहीं, ये सिर्फ अमाउंट वो है जो आपने इन्वेस्ट की है। हाँ सही है। अब जब ये बढ़ेगी
अच्छा स्टॉक में हाँ, ओहो अगर आपने हर महीने समझे 20,000 लगाए जी जी और हर साल थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया तो जी 25 साल बाद जाहिर ये है बढ़ 10x के भी कितनी हो गई है तो कहाँ चली गई है, 20x भी हो गई है ये तो 20 करोड़ रुपए बन जाएंगे। 20,000 जो सेव कर रहा है हर महीने, स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है, अपनी मर्जी की कंपनी का नहीं, इंडेक्स का, जो कि हर कोई कर सकता है, वो 25 साल बाद इतनी बड़ी कंपाउंडिंग कर सकता है कि वो आपको 20 करोड़ रुपए दे देगा। अगर लेट से आप 20,000 भी सेव नहीं कर सकते, आप 5,000 सेव कर सकते, आप 5,000 से शुरू करें, वो भी आपको 25 साल बाद हर महीने जब आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 5 करोड़ रुपए देगा। तो ये दुनिया भर 25 का साल बाद एक नॉर्मल वर्किंग लाइफ जो होती है, जैसे एक बंदा 22-23 साल की उम्र में अपनी करियर स्टार्ट करता है, ठीक है, और वैसे तो लोग 60-65 पे जाकर रिटायर होते हैं, लेकिन अगर आप 47 पे भी रिटायर होने का सोचें तो आपके पास एक ऐसा सरमाया आ जाएगा कि उससे फिर आप अपने घर के खर्चे उसी से चला सकते हैं जो उससे आजकल वैसे इंतकाल की एवरेज क्या चल रही है? अरे पाकिस्तान में आई थिंक 65 to 70 की है। 70 की। हाँ, तो अगर आप 20 साल पे भी शुरू करते हैं तो आपका एक बहुत लंबा रनवे है जिसमें आप जो है ना एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। चलें, ये तो पैसों का हो गया। अब ये सब करने के लिए लाइफ में थोड़ी इंजॉयमेंट भी तो होनी चाहिए ना। एंजॉयमेंट, हाँ, इंजॉयमेंट का तरीका वॉरेन बफे बताता मतलब है, प्रेजेंट एंजॉय ही नहीं हो रहा है, फ्यूचर को देखा जा रहा है बस। हाँ, तो वॉरेन बफे इंजॉयमेंट का तरीका बताता है, कहता है काम वो करो कि अगर कोई भी काम करने की जरूरत ना हो जिसमें तो फिर जो काम करो पकड़ाई ना हो, क्या जिसमें मजा आता है, जिसमें मजा आपको जैसे कॉमेडी करने में मजा आता है तो आपने उसको प्रोफेशन बना लिया। मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने का मजा आता था, मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया। अब हम जब काम करते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं है काम हो रहा है, ऐसे ही। और फिर जब आप ऐसा काम चूज करते हैं आपकी प्रमोशन और तरक्की के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी अर्निंग पावर बढ़ जाती है। एग्री। तो वो कहते हैं अपनी जो इंजॉयमेंट है ना वो लाएं अपने प्रोफेशन से, अपने काम से, और जो सेविंग्स हैं उसको कंपाउंड करते रहें। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये 25 साल के लिए कर रहे हैं, आप बीच में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप 1-2 साल ही करेंगे ना, आपको नज़र आने लग जाएगा कि ये अमाउंट बढ़ने लग गई है। आपके हाथ में होगा कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे ये इतनी अच्छे तरीके से बढ़ रही है कि मैं इसको क्यों निकालूं, इसको और बढ़ने देता हूँ। बस जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो खरीद लेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, अगर ये थोड़ा सा मुकाबला कराऊं। नहीं, ये बड़ा आजकल बड़ा मुकाबला चल रहा है। हमारे पास भी लोग आते हैं ना, 2 तरह के लोग आते हैं। तो ये जरा कंपैरिजन करें आप जरा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि वो भी वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज है एवरग्रीन है। क्रेडिट स्विस एक मशहूर बैंक है दुनिया का, उसने ना 100 साल की रिसर्च की कि 100 साल में कौन सी चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती। उसमें नंबर 1 आई स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट जैसे लोग सोचते हैं ना, वो 7वें नंबर पे आई, उसका कोई रिटर्न भी नहीं था। इसी तरह से अब नई आ गई है क्रिप्टो। हमारे पास भी ना हर महीने 5-6 लोग ज़रूर आते हैं जो कहते हैं हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। अब उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, 70-80% होते हैं जो बेचारों को समझ नहीं आती, क्योंकि क्रिप्टो की समझ नहीं आती ना, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है इसमें। तो फिर भी एक बिजनेस होता है, कुछ समझ आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पढ़ो। क्रिप्टो में तो बैक एंड पे कुछ है ही नहीं, बस एक प्राइस है जो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो 70-80% बेचारों का तो लॉस हो जाता है। जो 20-30% लोग आते हैं ना जिन्होंने बनाया भी होता है पैसा, लेट से उन्होंने ₹1,00,000 लगाया था, वो 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, वो कहते हैं अब हमने ना बेच दिया। तो हमने कहा यार इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया आपने, क्यों बेच दिया, और बढ़ने देते। कहते हैं इसकी ना मुझे इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, कन्विक्शन नहीं मिल रही। पहले मेरे पास ना टोटल 50 लाख होते थे, मैंने उसमें से 1-2 लाख लगा दिया ऐसे ही टेस्ट करने के लिए। अब मेरे पास टोटल हैं 1 करोड़, और उसमें से अगर क्रिप्टो का पोर्टफोलियो 20 लाख है ना, तो मुझे परेशानी होती है, ये कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि कन्विक्शन ही नहीं है रात को सोते वक्त कि ये चीज़ जो है स्टेबल भी है कि नहीं। तो उसके पीछे क्योंकि बैक एंड पे चीज़ें हैं नहीं, और अभी इतनी ज़्यादा जो है उसकी लॉन्जिविटी भी नहीं है, सिर्फ 17 साल हुए हैं अभी बिटकॉइन को स्टार्ट हुए। तो आप अपनी सेविंग्स का एक अच्छा पोर्शन एक ऐसी चीज़ में क्यों लगाएंगे जो कि कभी भी जीरो हो सकता है। कोई भी बड़ा लगता है बिटकॉइन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या मतलब सतोशी नाकामोटो पैसे निकाल ले सारे। देखें, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो उसका कोड है जिस पे पूरा बिटकॉइन चल रहा है वो हैक हो जाए। हैक हो जाए? वो बिल्कुल हो सकता है। ये देखें, जब भी आप अपनी लाइफ सेविंग्स लगा रहे हैं जो कि अगले 50 साल आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको लगता है हो सकता है? ठीक है, हो सकता है, होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता सकते। ओवरऑल क्रक्स ये है कि आप जब भी अपनी ओवरऑल सेविंग्स का 10% से ज़्यादा लगाएंगे ना क्रिप्टो में, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा आपको जो है ना वो घबराहट और वो चीज़ें होंगी, आपको कन्विक्शन ही नहीं मिलेगी, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि कितने % आप अपनी वेल्थ से लगा रहे हो। तो आप थोड़ा सा पोर्शन लगा सकते हैं। दुनिया भर में भी एडवाइस किया जाता है, जो थोड़े से सेफ लोग होते हैं उनको कहते हैं 1 से 2% लगा दें। लेकिन चलें, अगर कोई बंदा यंग है और उसको यकीन भी है थोड़ा सा बिटकॉइन पे, उसके पास बाहर पैसे भी हैं जहाँ वो लीगली बिटकॉइन खरीद सकता है या दूसरी क्रिप्टो, तो मैक्सिमम 10%।
10% जो है ना वो आप उसमें लगा सकते हैं, 90% आपकी जो वेल्थ है ना वो सेफ एसेट्स में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा नंबर जब मल्टीप्लाई होगा ना जीरो से, वो जीरो ही बनेगा। सोचें आप 50 साल की उम्र पे पहुंच गए, और ये ज़्यादातर लोग इसी उम्र में होते हैं ना, अब इनके बच्चे भी होते हैं, इन पर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो कहते हैं भाई इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते ना इतने ज़्यादा पैसों से, तो थोड़ी बहुत अमाउंट जो है ना वो आप उसमें लगा सकते हैं। फिर जब इस एसेट क्लास की लॉन्जेविटी बन जाएगी, कोई 50-60 सालों की, सारे हर कोई इसको टेस्ट कर लेगा, सेफ हो जाएगा, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की नेगेटिविटी बताना, नेगेटिव पॉइंट्स। स्टॉक एक्सचेंज के नेगेटिव पॉइंट्स होते थे ये जब से पाकिस्तान FATF में फंसा था ना 2016-17 में, इसमें अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। सही। हाँ, लेकिन अब ये 2 साल पहले आसान अकाउंट आया है, अब अकाउंट खोलना बिल्कुल आसान हो गया। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी चीज़ें जो हर्डल ऑब्स्टिकल जो आप फेस करते हैं कि यार ये चीज़ें डोंट्स जो हैं बेसिकली, वो ज़रा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मेरे एक्सपीरियंस में तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, अंडर द राइट गाइडेंस सब कुछ ठीक है। आम बंदा जब शुरू करता है ना, या एक बंदा जिसने 1-2 साल गुजार भी लिए हों, जो 2 चीज़ें उसको घबराहट देती हैं। पहली चीज़ होती है कि आप अज्यूम करें आपने एक प्लॉट लिया हुआ 50 लाख रुपए का, सही है, अगले दिन आपका पड़ोसी आता है, उसका मूड अच्छा नहीं था, उसने आपको कहता है कि मैं 50 लाख के ना आपको 45 लाख ऑफ़र करता हूँ, ठीक है, आप कहते हैं कि इसको भगा देते हैं, इसको समझ नहीं है, कल को ये ठीक हो जाएगा खुद ही, इस प्लॉट की वैल्यू 50 लाख है, वो आगे पीछे ना आप देख के अंदाज़ा लगा ले तो इसकी वैल्यू क्या है। स्टॉक मार्केट में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये फिर एडवाइज़र का काम होता है कि आपको बताए कि एक कंपनी जिसका शेयर लेट से 100 पे चल रहा है, इसकी असल वैल्यू 200 है या इसकी असल वैल्यू 50 है, उसके लिए पीछे पूरा बिजनेस समझना पड़ता है, सारा कुछ समझना पड़ता है। इनसाइड कुछ डिटेल्स निकालनी पड़ती हैं। देखिए इनसाइड डिटेल्स निकालने का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं कि मैं अगर कोई खबर निकाल लूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अभी आप देखें इधर IMF की टीम आई होती है जब पाकिस्तान में प्रोग्राम चल रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो उन मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो बाद में स्टॉक ब्रोकर्स बता रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोग्राम सही जा रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से वो बाइंग कर लेते हैं। लेकिन उनका भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कोई इतना नहीं होता। असल में जो पावर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की है ना, जब आप किसी चीज़ को लंबे अरसे के लिए एक बिज़नेस को होल्ड करेंगे, वो जो 2-3 दिन की खबरें होती हैं ना, उसके अंदर वो पावर नहीं होती, वो आपको मैक्सिमम 1-2% प्रॉफिट दे देगा, और वो आपको जो है ना हमेशा घबराहट देगा, गलती भी होगी उसमें आपकी, कभी नुकसान भी हो जाएगा। सो एक नेगेटिव चीज़ जिससे लोग घबराते हैं वो ये होता है कि उनको ना कंपनी समझ नहीं आती। उसके लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत की और जो टॉप 20-25 कंपनीज है ना, सबकी डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी, ताकि अगर किसी ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो उसकी अच्छी बातें और उसकी गंदी बातें जितनी भी हैं वो सारी उसको पता होनी चाहिए। आपने जैसे पहले सट्टेबाजी का भी पूछा था, एक और रूल ये भी होता है सट्टेबाजी का कि आपने जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, आपने पेपर पे लिखना है 4-5 चीज़ें इस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया। अगर आप वो नहीं लिख सकते तो आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ होती है कि आप ना कंपनी जो है ना उसको समझते नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया। वॉरेन बफे कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी ना, जी, वो जब ये 1999 और 2000 का टाइम पीरियड चल रहा था ना, उस टाइम पे अमेरिका में टेक बबल चल रहा था। ये जो टेक्नोलॉजी की नई नई कंपनीज थी ना, ये बहुत महंगी हो गई थी और बिज़नेस इनका भी कुछ था नहीं। तो उन्होंने उस टाइम पे किसी एक भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। कहते हैं मुझे अभी इसका बिज़नेस नहीं समझ आ रहा, जब मुझे समझ आएगा ना मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा। जब आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ना, फिर आपका नुकसान भी नहीं होगा। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं, उसकी वैल्यू निकालेंगे ही नहीं, तो गलती करने के चांसेस कितने कम हो जाएंगे। अच्छा, आसानी से ज़रा बताएं कि किस टाइम पे घुसना चाहिए स्टॉक पे, एक्सचेंज पे, और किस टाइम पे निकलना चाहिए, ख़ास तौर पे जब जंग के मामलात हों या कोई हालात ख़राब हों, तब यू विल सजेस्ट कि घुसना चाहिए जब मार्केट बिल्कुल रेड हुई हुई है। और वैसे घुसना तो उसी वक्त चाहिए जब मार्केट मरी हुई हो, जब चीख रहे हो। लेकिन इसका थोड़ा सा बताएं, ज़रा इन आउट का बताएं कि वहाँ मैं इसको ऐसे बताता हूँ। देखिए जिसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है ना, हाँ, जो कि वो वाला फार्मूला कर रहा है कि हर महीने 5,000, 10,000, 20,000 कर रहा है, उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो उसने एक अपना प्लान बना लिया जिसका एंड रिजल्ट इतना अच्छा है कि उसने सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अब उसको जो है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ हो रहा है क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें करते हैं ट्रेडर्स तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं इन्वेस्टर जिनको थोड़ी सी समझ होती है। उनको भी ना डेली न्यूज़ पे नहीं करना चाहिए, इवन मंथली लेवल पे भी नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए 4 से 5 साल, यानी कि 4-5 साल अच्छे होते हैं, बुल मार्केट फुल चल रही होती है। पाकिस्तान में ना 10 सालों में 2 दफ़ा 10x हुआ है, यानी कि 10 सालों में आपके पैसे 10 गुना हुआ है। तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो पूरा साइकिल जो है ना वो करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ था 1999 में, 1000 का इंडेक्स होता था,
और 2007 में 15,000 पे पहुंच गया था। तो 8 सालों के अंदर 15 गुना पैसे हुए थे इंडेक्स के, किसी एक कंपनी के नहीं, ओवरऑल इंडेक्स के, जो कि हर कोई कर सकता है। 8 साल ज़्यादा है, हमें 1 साल में चाहिए। 1 साल में फिर आपको थोड़ा बिजनेस समझना पड़ेगा, ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो लेट से जिसकी वैल्यू जो है ना शेयर की 100 रुपये, लेकिन वो 50 पे ट्रेड कर रहा है। और ऐसा भी होता है, ऐसा इतना मुश्किल नहीं होता, ये भी हम लोग बिगनर कंपनीज में भी ज्वाइन करना मुनासिब रहेगा? रिस्की होता है, रिस्की होता है। देखिए, जब दुनिया भर में एक रूल है, 10 बिजनेस शुरू होते हैं, उसमें से 8 फेल हो जाते हैं, तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाता है वो फिर भी एक हाई लेवल पे पहुंच गया होता है, लेकिन आगे उस बिजनेस ने बहुत सारे काम करने हैं, उसमें कोई ऊंच नीच हो गई तो वो थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज? रेस्टोरेंट्स नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं। होटल्स हैं, 2 होटल्स थे, एक रीजेंट प्लाजा, अच्छा, जो कि अब बिक गया, वो पहले होता था, SIUT हो गया, और दूसरा ये जो PC होटल्स वाली चेन है, ये भी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। आप देखें पाकिस्तान में आप जो चीज़ें रोज़ इस्तेमाल करते हैं, नेशनल फूड्स की सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो लिस्टेड है, सही है। आप सारे बैंक्स के साथ जो है वो रोज़ देखते हैं किसकी ब्रांच से ज़्यादा खुल रही हैं, ये सारे बैंक्स जो हैं उस पर अवेलेबल हैं। सीमेंट लोग घर बनाते हैं, जी, ठीक है, जितनी सीमेंट की कंपनियां ना सारी स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। जो किसान लोग हैं हमारे, वो जो है यूरिया पाकिस्तान में नंबर 1 फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तीनों कंपनियां जो यूरिया बनाती हैं पाकिस्तान की, वो सारी स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, मुझे भजन इसमें स्कैम का बताएं डिटेल से, कि स्कैम क्या क्या है, किस किस चीज़ों से बचना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। अच्छा, इसमें अब आप यूट्यूब पे भी काफ़ी देखते होंगे लोग, जो है ना, अब पाकिस्तान है तो एक गरीब मुल्क, लेकिन इधर ना हर साल 3 से 5 बिलियन डॉलर के स्कैम होते हैं, हर साल होते हैं। तो मैं आपको ना 2 स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप स्कैम से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और फिर वही 2 स्टेप्स जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं ना, वो उसका भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहला ये है कि ज़्यादातर जो स्कैमर्स होते हैं ना, आपको लालच देते हैं, ठीक है, ह्यूमन नेचर है कि जब तक लालच ज़्यादा रिटर्न नहीं होगा तो स्कैम कैसे होगा। तो स्कैमर आपको आके कहेगा कि मैं आपको ना 5% दूंगा महीने का प्रॉफिट, आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपको हर महीने 5 रुपये का प्रॉफिट दूंगा। स्टॉक में किसी भी चीज़ में हो सकता है स्कैम, जो है ना, फाइनेंशियल स्कैम किसी भी चीज़ में हो सकता है, क्योंकि उसने एंड में तो स्कैम ही करना है ना, उसने लगाने थोड़ी है पैसे, वो आपके पैसे लेके भागेगा, ठीक है। दुनिया में वॉरेन बफे हैं, पीटर लिंच हैं, और भी मशहूर इन्वेस्टर हैं, किसी ने आज तक जो है ना 25% पर ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, यानी कि हर महीने का 2%। तो स्कैमर जब आपको आके 5% कहते हैं, तो आप खुद सोचें कि जब दुनिया में आज तक नंबर 1 इन्वेस्टर्स ने ही इतना नहीं कमाया, तो ये कैसे कमा लेंगे। ये सिर्फ आपको लालच दे रहे हैं। तो कोई भी आपको महीने का 2% से ज़्यादा कहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो स्कैम कर रहा है। दूसरा, आपने जिस बंदे से भी जो है ना डील करना है, एक तो आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट उसको ट्रांसफ़र नहीं करनी, यानी कि अगर आपके पास लेट से वो कह रहा है कि आप 50 लाख मुझे दें, मैं आपको जो है हर महीने 2.5 लाख रुपए दूंगा, तो अब बहुत ज़्यादा लोग सिखाते भी हैं, फॉरेक्स भी सिखाते हैं, दूसरी चीज़ें भी सिखाते हैं। आप सीखने की फ़ीस दें, सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर फीस की थोड़ी अमाउंट चली भी जाती है तो बंदा कुछ सीख लेता है उससे, ठीक है। और आपने SECP रजिस्टर्ड कंपनी से डील करना है। पाकिस्तान में हैं आप पाकिस्तान में ही केस कर सकते हैं, लोगों से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में जाके जो है ना लॉयर हायर कर सकते हैं, ना वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। जब तक कोई कंपनी कितनी भी बड़ी हो, जब तक वो SECP से रजिस्टर्ड नहीं होगी, आपने जो है ना उस कंपनी के साथ डील नहीं करना। अब इन दोनों चीज़ों को स्कैमर्स कैसे यूज़ करते हैं, इसमें ना मैं आपको एक दुनिया भर का वेल्थ क्रिएशन का फ्रेमवर्क बताता हूँ। अब दुनिया में इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस भी है। अगर दुनिया में कोई भी अपनी लेट से $1 बिलियन की वेल्थ कमाता है, तो उसने ना लोगों को 10 से 20 बिलियन डॉलर का फ़ायदा दिया होता है। जैसे अगर कोई रियल एस्टेट टाइकून है, उसने लोगों को इतनी अच्छी प्रॉपर्टियाँ बना के दी, और कुछ पोर्शन उसका जो है ना उसने खुद रखा, जिससे उसकी वेल्थ बन गई। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी, जैसे पिछले साल में हमारे पास ना तकरीबन जो इन्वेस्टर्स होते थे ना, वो होते थे 3 से 4 अरब रुपए के, सही है। उनको हमने तकरीबन 2 अरब रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया पिछले 1 साल में। तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है ना आपको फ़ीस मिल जाती है, हमें जो है 10-15 करोड़ रुपए फ़ीस मिल गई। अब जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो अगर आके आपको दिखा रहे हैं चीज़ें कि हमने अपनी नेटवर्थ बना ली है $10 मिलियन की, $20 मिलियन की, तो अगर उन्होंने सही तरीके से बनाई है तो लोगों का $100 मिलियन का फ़ायदा तो हुआ होगा ना। तो वो $100 मिलियन कहाँ है? अगर कोई आके आपको दिखाता है $10 मिलियन की चीज़ें कि ये मैंने अपनी वेल्थ बनाई है, तो नीचे कमेंट्स में या दूसरे, पाकिस्तान का इतना बड़ा GDP तो है नहीं कि अगर कुछ टाइप ऑफ पीपल हैं वो $100 मिलियन, $500 मिलियन का प्रॉफिट कर रहे हैं, वो नज़र ना आए, ठीक है। दूसरा, फिर आपने जो स्कैमर्स होते हैं ना, उनके कंटेंट को हमेशा उनकी नॉलेज पे जज करना है, ये नहीं जज करना कि वो दिखा क्या रहे हैं। इस पे आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो रखना है। दूसरा, जो जैसे मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ हमेशा फ़ीस पे करनी है, अपना जो सरमाया है वो ट्रांसफ़र नहीं करना।
और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी आके कह रहा है कि मैंने जो है अपनी पर्सनल $10 मिलियन $100 मिलियन क्रिएट कर लिए और बैक एंड पे उसके इन्वेस्टर्स उसको जो है नहीं सब्सटेंशिएट कर रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्कैम है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं ना, वो करते क्या है, बायर रजिस्टर्ड कंपनी होती है और लोगों को कहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे बायनामो और दूसरे हैं, उसमें लोग पैसे डालते हैं और वो सारे पैसे लेके चले जाते हैं। तो जो इनके अफिलिएटेड लोग होते हैं, लेट से किसी ने उसमें 1 लाख रुपए जमा कराए, तो जो लोग इनको प्रमोट कर रहे होते हैं और इनके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, वो 15-20 रुपये इनको भी दे देते हैं। तो इस तरीके से उनकी भी वेल्थ बन जाती है, स्कैम्स भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ शो करने को नहीं होता कि हमारे जो इन्वेस्टर्स थे या हमारी जो कम्युनिटी थी उनमें सक्सेस स्टोरीज़ नहीं होती। तो सक्सेस स्टोरीज़ पे भी हमेशा नज़र रखें, अपनी सिर्फ फीस ट्रांसफ़र करें, सरमाया कभी भी ट्रांसफ़र ना करें, और 2% रूल जो है ना वो भी याद रखें। इससे अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्टॉक मार्केट के ज़रिए बिजनेस ऑनर से भी ज़्यादा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है, और इसका तरीका ये होता है, देखें अब जैसे एक पाकिस्तान में पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं, कभी कोई टैक्स चेंज होता है, कभी कोई टैक्स चेंज होता है। जैसे आज से 1 साल पहले जो एक्सपोर्ट करते होते थे ना, उन पे एकदम से टैक्स बढ़ा दिया गया। अब जो वो बंदा जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो तो अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता ना, अब उसको तो चलाना है, उसको हुकूमत को समझाएगा, या लेट से बिजली महंगी हो गई एकदम से, जो फैक्ट्री बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी वो अपनी फैक्ट्री बंद तो नहीं कर सकती, उसको चलाना है 2-3 साल, अब वो लॉस करेंगे। लेकिन आप क्योंकि इस चीज़ को समझते हैं, आप उस कंपनी का शेयर बेच के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लें जिसका जो बिज़नेस है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। और वॉरेन बफे ने यही किया, इसी वजह से वो मशहूर है। वो जो है अमेरिका के सारे बिजनेसेस को समझते थे और फिर उसमें से पिक करते थे कि ये कंपनी जो है ज़्यादा अच्छी है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। और अगर हालात चेंज हो जाते थे तो फिर जो है वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते थे। हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त 2 फर्टिलाइज़र की कंपनीज होती थी। एंग्रो फर्टिलाइज़र जो थी ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाई थी, लेकिन फिर से एक ऐसा चेंज आया गवर्नमेंट लेवल पे कि दूसरी जो कंपनी थी उसको कम प्राइस पे गैस मिल रही थी, तो उसका प्रॉफिट अगले सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना था। ये बात लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जाके समझ आई, लेकिन जो उस बिज़नेस को समझता था उसने जो है वो चीज़ पिक कर ली और पहले से उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली। तो द एबिलिटी टू चेंज योर पार्टनर्स, असल में आप अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अपनी चीज़ें जो है बेच के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते। तो इस तरीके से आप जो है टॉप बिजनेस ओनर्स के से ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि आप उनके बिज़नेस को समझते हैं और आप अपनी मर्ज़ी के पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी माशाल्लाह नॉलेज है, ज़ाहिर है एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ें आप करके सीख चुके हैं। एक आम बंदा आप तक कैसे पहुँचे? आपका कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम और कोई कौन सा कोर्स है, क्या है, किस तरीके से बाय किया जाए, यूट्यूब पे जाके देखा जाए, कैसे पता? अच्छा देखें, सबसे ज़्यादा लोग तो हमें यूट्यूब के थ्रू जो अपनी लेट से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। डिटेल्ड कंपनीज़ पे भी बनाई हुई हैं और वैसे भी स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर भी बनाई हुई हैं। इसके साथ साथ जो लोग लेट से थोड़ा फास्ट ट्रैक सोल्यूशन चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। देखें, अब आप ये भी देखें, दुनिया भर में महंगी महंगी यूनिवर्सिटी हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में स्कूल्स भी महंगे महंगे हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी कोई नहीं सिखाता। वहाँ भी यही होता है, वहाँ भी लोग जो है 100 रुपये अर्न करते हैं, सारे खर्च कर देते हैं, कोई अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करता ही नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने के लिए अच्छे तरीके से छोटे टाइम में, और साथ साथ ये जो सारे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में लिस्टेड, इनके बिज़नेस को समझने के लिए, ताकि आप जो है अच्छी कंपनीज पिक कर सकें, जो नॉर्मल इंडेक्स का रिटर्न है उससे ज़्यादा खुद कमा सकें, उसके लिए फिर हमने डिज़ाइन किया था आज से 1 साल पहले पूरा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। तो इसके अंदर हम 3 से 4 महीने में सारे बिजनेसेस भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, टॉप कंपनीज भी बताते हैं, और जो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी कर सकते हैं ना, वो उसका पूरा आपको रोड मैप दे देते हैं। फिर हमारी अब ऑलमोस्ट 700-800 लोग हो गए हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास कर लिया है। तो उसकी एक कम्युनिटी होती है एलुमनाई की, उसमें भी हम सेशंस करते रहते हैं, अप टू डेट रखते रहते हैं लोगों को, उसमें भी आप शामिल हो जाते हैं। फिर जो लोग लेट से उनके पास सरमाया है और उन्होंने ये सीख भी लिया है, लेकिन टॉप कंपनीज ढूंढने के लिए जो रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड है वो नहीं कर सकते, उनके लिए हमने की हुई है एडवाइजरी सर्विसेज, जिसमें हम उस वक्त की जो टॉप कंपनीज होती है ना उसका पूरा पोर्टफोलियो आपको बताते हैं, ताकि आप भी उसमें इन्वेस्ट करें और आपका जो है ना नॉर्मल रिटर्न जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है उससे भी ज़्यादा आए। और ये सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, इसमें हम आपको हर चीज़ एक्सप्लेन भी करते हैं। एक कंपनी अगर पोर्टफोलियो में आती है ना, उसकी डिटेल्ड वीडियो आपके पास आती है, इस कंपनी में हमने क्यों इन्वेस्ट किया है, ताकि आपका कन्विक्शन लेवल बढ़े, आप जो है मजबूती से उसको होल्ड करें। फिर हर महीने कॉल भी होती है, उस कॉल में जो है जब तक सवाल ख़त्म नहीं होते ना, कॉल चलती रहती है, 3 से 4 घंटे की कॉल होती है। उसमें 100 से ज़्यादा लोग होते हैं, सारे सवाल करते हैं, कलेक्टिव विजडम का भी आपको फ़ायदा हो जाता है।
कोई ऐसा सवाल जो आपके माइंड में नहीं आ रहा, आपके दोस्त के माइंड में आ रहा है, वो पूछते हैं, आपको भी जवाब मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से आपका जो रिटर्न है वो भी अच्छा आ जाता है, आपको कन्विक्शन भी मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा इसका पता है क्या फ़ायदा होता है? ज़्यादातर लोग जब हमारी एडवाइजरी सर्विस में आते हैं ना, लेट्स से उनके पास 50 लाख की सेविंग्स थी, उन्होंने अपनी थोड़ी सी कन्विक्शन बिल्ड की, उनको थोड़ा सा समझ आया कि स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छी है, मुझे इसमें पैसे लगाने चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से ना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते। लेकिन अगर आप सोचें, अगर टोटल आपके पास 50 हैं और आपने सिर्फ सही जगह पे 10 लगाए, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होगा ना। तो उस वजह से जब हम उनको कन्विक्शन देते हैं और वो देखते हैं कि हम अच्छे तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं, हर महीने कॉल भी हो रही है, और जब हालात बुरे होते हैं तो सही गाइडेंस भी मिलती है, तो वो 10 लाख के बजाय 25-30 लाख रुपए लगाते हैं, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपाउंड होते हैं। और हमने खुद देखा है, जब नया बंदा आता है उसने 20% ऑफ सेविंग्स लगाई होती है स्टॉक मार्केट, फिर जब उसको कंपनीज़ की समझ आती है, कन्विक्शन बढ़ती है, तो वो 50-60% तक चला जाता है, उससे उसका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। चले इसी पे कुछ रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। आप बताएं इनमें से कौन सी कंपनी की तरफ जाएंगे आप स्टॉक एक्सचेंज पे? फौजी फर्टिलाइजर या मीज़ान बैंक? दोनों अच्छी हैं, लेकिन मीज़ान बैंक बेहतर है। मीज़ान बैंक। अच्छा, ये इधर हम जो भी नाम ले रहे हैं ना, एक तो ये एक डिस्क्लेमर भी कि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, और ये ज़्यादातर कंपनीज जिनके हम नाम ले रहे हैं ना, इन सब की डिटेल वीडियोस भी बनी हुई है चैनल पे, तो आप और डिटेल में देख सकते हैं। सही। मीज़ान बैंक या एंग्रो फर्टिलाइजर? मीज़ान बैंक बेहतर है। मीज़ान बैंक या साज़गार वाले ग्रुप जो है? साज़गार जो पाकिस्तान में हेवल आई है ना, उसको लेकर आए उनका है। रक्षा भी वैसे मशहूर, साज़गार का रक्षा है। रक्षा भी मशहूर है। ये मीज़ान बैंक थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, स्टेबल है, बट साज़गार ने भी बहुत जो है ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, और आगे भी नई गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो इसमें मैं साज़गार को चूज़ करूँगा। यू वुड गो टू साज़गार? हाँ। टोयोटा इंडस या साज़गार? साज़गार। साज़गार या होंडा एटलास? टोयोटा की गाड़ियाँ भी बेहतर हैं, और सेम कैटेगरी, जैसे आप करोला और सिविक को देखें ना, करोला की प्राइस थोड़ी सी कम होती है तो वो ज़्यादा बिकती है, इस वजह से। टोयोटा या नेशनल फूड? टोयोटा या एंग्रो फूड? टोयोटा या लकी सीमेंट? लकी सीमेंट या मिलर ट्रैक्टर? ये दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अगर चूज़ करना हो तो मिलर ट्रैक्टर या WTL वर्ल्ड कॉल? नहीं, वर्ल्ड कॉल तो बिल्कुल, एक वो जैसे पेनी स्टॉक होता है ना, वो है, उसमें तो बिल्कुल आपने इन्वेस्ट नहीं करना, तो बिल्कुल मिलर ट्रैक्टर बेहतर है। ट्रैवलिंग का शौक है? बिल्कुल है। USA या UK? यूके की तो मेरी। UK या तुर्की? UK या दुबई या मलेशिया? दुबई या चाइना? दुबई या जापान? नहीं, दुबई या इंडिया? दुबई या बांग्लादेश? ये भी दुबई या कनाडा? दुबई या ऑस्ट्रेलिया? दुबई या ब्राज़ील? दुबई या कोरिया? ये भी दुबई या सऊदी अरब? सऊदी अरब। क्या बात है भाई, क्या बात है। खाने में बताइएगा, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी या चरखा? बिरयानी या कबाब पराठा? बिहारी कबाब पराठे के साथ। वाह वाह वाह। विद चटनी जो उसकी होती है। बिहारी बोटी या निहारी? बिहारी बोटी या कोरमा? बिहारी बोटी या चिकन कढ़ाई? बिहारी बोटी या पिज़्ज़ा या फास्ट फूड? नहीं, बिहारी बोटी। बारबेक्यू मेरा फेवरेट है। क्या बात है। गाड़ियों में आइएगा, होंडा या करोला? करोला या मेहरान? पसंद भी होती है, पुरानी गाड़ियाँ भी पसंद। हाँ, मेहरान के साथ तो बड़ी एसोसिएशन है, तो मेहरान या ऑल्टो? मेहरान या BMW? देखिए, मेहरान अब जीतनी चाहिए। BMW। यार ये क्या बात हुई यार। BMW या मर्सिडीज या टेस्ला? मर्सिडीज या पोर्शे? मर्सिडीज या ऑडी? मर्सिडीज या रेंज रोवर या मैक्लारन? रेंज रोवर या बुगाटी? यार बुगाटी मैं कह रहा हूँ कमाल है भाई, बेहतरीन। मेरी वैसे फेवरेट कार है बेंटले। हाँ। क्या बात है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये 2 कंपनीज हैं जो प्रमोशंस नहीं करती हैं, एक है रोल्स रॉयस और एक बेंटले। हाँ, ये दोनों। क्या बात। अगर खुद चलानी है तो बेंटले, और अगर जो है शोफर ड्राइव करनी है तो फिर रोल्स रॉयस बेस्ट। बेहतरीन है भाई। जाते जाते क्रिकेट देखते हैं? नहीं देखते। अब थोड़ा देखने का टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टीम में खेलता भी होता था। कौन फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर डिफरेंट होते हैं, असल में मैंने थोड़ी सी खेली भी हुई है यहाँ पे भी, जैसे जब यूनिवर्सिटी से आए थे ना, तो
प्रैक्टिस की हुई है, सरफराज अहमद के साथ भी प्रैक्टिस की हुई है, असद शफीक को भी बॉलिंग कराई, मैं फास्ट बॉलिंग कराता होगा, तो थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखते हैं ना। कुछ ऐसे क्रिकेटर होते हैं वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, जैसे आजकल पुराने ज़माने में अगर आप देखें ना, तो आप सईद अनवर की बैटिंग अगर देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इतनी तेज़ बॉल आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है इस बंदे के पास टाइम ही टाइम है। अब सेम चीज़ आज के ज़माने में साइम अयूब जो है, आप उसकी कभी देखें तो ऐसा लगता है कि अगला बंदा जो है 50 माइल की स्पीड पे बॉलिंग करा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और बॉलर्स में तो सबसे फेवरेट शोएब अख्तर जैसे भाग के आते थे ना, जैसे लहरें आ रही हैं, इतना स्मूथ उनका रनअप होता है। शोएब अख्तर की तो क्या बात है भाई, हाँ। वो तो इंसान की फहरिस्त से बाहर है। और अगर पाकिस्तान में आप देखें ना कि टैलेंट और मेहनत का बेस्ट कॉम्बिनेशन वो है वसीम अकरम। वसीम अकरम तो जाहिर है सर फहरिस्त है। वो उनके खुद का टैलेंट भी था उनमें, मतलब आपने आज तक नहीं देखा होगा क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर जो 12-15 कदम से 90 माइल्स करा ले, कोई भी नहीं आया आज, लेकिन उनकी खुद की बहुत मेहनत है, उन्होंने अपनी आउट स्विंग को भी डेवलप किया, तो वो भी बहुत फेवरेट है। भाईजान जाते जाते कोई मैसेज यंगस्टर्स को, या कोई ऐसा मैसेज जो एज पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हमें देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या देंगे, क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान वन ऑफ दोज मुल्क है जहाँ पे थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा होती है, ठीक है, और साथ साथ सैलरीड जो लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी भी उस स्पीड से नहीं बढ़ती, फिर गवर्नमेंट जो है टैक्स भी लगा देती है। तो ये आपकी ख़ुद की जिम्मेदारी है कि आपने ना अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद सिक्योर करना है। अभी हमने आपको बताया भी है कि आप कैसे 5,000, 10,000, 20,000 जो है ना सब इन्वेस्ट करके जो है अपनी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कुछ लेकिन सीख के समझ के, लेकिन जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग वाला तरीका है वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर आप हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा पार्टनर बनते हैं, तो एक ओवरऑल आपका अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हमारा खुद का पर्सनल ये विजन है कि हमने ये जो माइंडसेट बना हुआ है, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्कैम्स में आ जाते हैं, इसको चेंज करके लोगों को पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसेस हैं वो जिस तरीके से इतना अच्छा कमा रहे हैं पिछले सालों में, वो उसके पार्टनर बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। तो आपको जो 2 चीज़ें हमने बताई, लोगों को जो घबराहट देती है कि कंपनी समझ नहीं आती, और पाकिस्तान में जो इकॉनमी में ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें, दोनों चीज़ें हमने आपको समझा दी कि लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है। और कंपनीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो मिल जाएगी। जो फाइनल मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा ना, थोड़े दिन पहले जो है मैंने एक कोट पढ़ा एरिस्टोटल का, वो कहते हैं द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। तो आपने आज ये पॉडकास्ट देखा, आपने और भी पॉडकास्ट देखे उर्दू होंगे में भी ज़रा कि भाई आप जो भी अगर चीज़ सीखते हैं, हाँ, समझते हैं, तो उसका एंड में पर्पस ये होता है कि उसको फिर अप्लाई करना है। वाह वाह। सिर्फ ही अगर इन्फॉर्मेशन ही गैदर कर ली और अपने पास जो है वो संभाल के रख ली, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जिंदगी में। बिल्कुल। तो आप आज जो भी आपने सीखा है उसको आपने एक्शन लेना है। आप 5,000 लगाएं हर महीने, 10,000 लगाएं, या अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उस पर और रिसर्च करके आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, ओवरऑल इंडेक्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, वो जर्नी ज़रूर स्टार्ट करें। जब आप एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे ना, 2-3 सालों में आपको खुद नज़र आने लग जाएगा और आप उस पाथवे पे चले जाएंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। क्या बात है। मैं समझता हूँ बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर प्रेजेंट। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। आप बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से आपने स्टॉक एक्सचेंज को समझाया, और यकीन करें दिलचस्पी मेरी भी बढ़ गई है। इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब इंटरेस्ट मैं ज़रूर लूँगा। और बहुत शुक्रिया आपके आने का, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अब्दुर्रहमान भाई को दीजिए इजाज़त, वॉरेन बफेट को अल्लाह हाफ़िज़।